हाँ तो दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आप मेरे से जुड़ने के लिए आप मुझे मेरे चैनल एग्री बाय डॉक्टर विपिन कुमार को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। तो अब आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो जो सोर्स है वो है नीम रासुंडा की बुक, उसकी हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पर हम जो है थर्ड यूनिट की रीडिंग करेंगे। और आज का टॉपिक है एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। तो बता दें आपसे, इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय प्लानिंग कमीशन अंडर द 7 5 ईयर प्लान। 7 5 ईयर प्लान में 1988 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। एक्चुअली रीजनल प्लानिंग है क्या, आप देखोगे, was came into force on the basis of agroclimatic factors for balanced regional growth। जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पर रीजनल प्लानिंग आया फॉर द बैलेंस ग्रोथ के लिए। और प्लानिंग कमीशन जो है ये हेडेड है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी क्या है, इसका नाम चेंज हो गया है, इसको नीति आयोग, इसका नाम चेंज हो गया। और एग्रोक्लाइमेटिक जोन है क्या? Agroclimatic zone are classified on the basis of criteria of homogeneity in agro characteristics such as rainfall, temperature, soil, topography, water resources and cropping system। इसके बेस पे हम क्या है, इनकी होमोजेनिटी के बेस पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिवाइड कर रखे हैं। और आपसे बता दें, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन इंडिया है 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू NARP ICR के द्वारा ये 131 एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिवाइडेड है। यहाँ पर हम देखें जो है, ये देख सकते हैं इंडिया का जो है 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन कौन सा है। आपसे बता दें, ये ऊपर सा देख रहे हो तो आपका वेस्टर्न हिमालय रीजन है, ये वाली पोर्शन। उसके बाद ये वाला पोर्शन देख रहे हो, आपका पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और मिडिल आपका आता है अपर गंगेटिक प्लेन। और आप देख सकते हो मिडिल में आपका सेंटर से लेके ये लोअर जो ईस्टर्न पोर्शन है यूपी का, बिहार का, ये आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन में आ गया। और ये वेस्ट बंगाल का जो पोर्शन आप देख सकते हो ये लोअर गंगेटिक प्लेन में है। और ये वाला झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल में आ गया। और ये पतली सी देख सकते हो कोस्टल एरिया जो है पूरी ईस्टर्न पार्ट को कवर करते हैं, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल बोलते हैं। और अभी इधर इधर आते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल को देखोगे तो ये जो आपका महाराष्ट्र का मैक्सिमम पोर्शन और MP का पोर्शन, ये आपका वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल है। आप इसी के साइड में देखोगे कि ये कोस्टल जा रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड घाट, ये जोन है, ठीक है। और अब ये बीच वाला पोर्शन आप देख सकते हो, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसको आप जो है आपका बोलते हैं साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल जो बोलते हैं हम। और ये आप देख सकते हो लक्षद्वीप है, और आपका ये जो अंडमान निकोबार, इसको बोलते हैं आइलैंड रीजन। तो ये, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ पर दिल्ली है, और सम पार्ट आप यहाँ पर जो गंगा राजस्थान जो है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन बोलते हैं। और पूरा जो मैक्सिमम एरिया जो राजस्थान का आता है वो आपका वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है। और ये जो है गुजरात प्लेन एंड हिल आपका, ये पूरा वाला पूरा एरिया है। तो ये तो डिफरेंट जो यहाँ पर थी, ये हैं आपके एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मैंने बताया रेनफॉल और के पैटर्न पे, क्रॉपिंग सिस्टम के पैटर्न की, ह्यूमिडिटी के पैटर्न में इसको क्लासीफाई किया जाता है फॉर द रीजनल ग्रोथ के लिए, बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए। अब थोड़ी और ज़्यादा बात कर लेते हैं ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन के बारे में। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि इसमें जो एरिया आता है पंजाब का, हरियाणा का, यूनियन टेरिटरीज जो है दिल्ली है, चंडीगढ़ है, आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाईएस्ट नेट एरिएटेड एरिया है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, और हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी यहीं पाई जाती है। और उसका एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर देखोगे हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है, सबसे ज़्यादा यहाँ से वाटर का एक्सप्लॉइटेशन भी ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद है ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात कर रहा है। तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन थोड़ा डिफरेंट है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। तो यहाँ पर देखो ये रीजन है लैंड यूनिट कट आउट ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक region when superimposed on landform and the kind of soil condition that act as a modifier to climate and length of growing period। जब when the soil kind of the soil and soil types will act as a modifier of the climate, वहाँ के क्लाइमेट को मॉडिफायर एक्ट करने लगे और लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन को डिसाइड करे, तो उस जोन को क्या बोलते हैं, एग्रो इकोलॉजिकल, इन द इकोलॉजिकल टर्म्स में देखते हैं तो उसको एग्रो इकोलॉजिकल जोन बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, आप देखोगे कि इंडिया है 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में डिवाइड है, लेकिन 20 जो है एग्जिस्टिंग है। और अकॉर्डिंग टू ICR देखोगे
एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो कितने हैं, 8 जोन हैं। अब फोर्थ की बात कर रहा है, जैसे है ड्राउट। ड्राउट क्या है, एक सिचुएशन है व्हेन द अकरिंग इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में आ सकता है, इन एरिया व्हेन द एनुअल रेनफॉल जो है आपका लेस देन 75% से कम हो, किससे, नॉर्मल रेनफॉल से, तो उसको, उस सिचुएशन को बोलते हैं ड्राउट। जैसे आपका मान लो कोई एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया है आपका, और यहाँ की नॉर्मल रेनफॉल कितनी है, 100 mm है, लेकिन अगर रेनफॉल 74 mm हो गई तो ये 75% से क्या हो गई आपकी, लेस है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ड्राउट। लेकिन अगर मान लीजिए व्हेन द डिफिशियंसी जो है आपकी रेनफॉल 50% से एबव हो गई, अगर मान लीजिए आपका 49 mm रेनफॉल हो गई या 49.5 mm रेनफॉल हो गई, ये आप देखोगे 50% से ज़्यादा डिफिशियंसी हो गई ना, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सीवियर ड्राउट बोलते हैं, सीवियर ड्राउट। अब बात कर रहा है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स की, तो ये क्या है, इट इज़ ए रेशियो बिटवीन द रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स वीकली और मंथली, और कितना 80 सॉरी एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल, मीन्स 50% प्रोबेबिलिटी लेवल पर अगर आपकी वीकली और मंथली रेनफॉल की क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड, इसी पीरियड के पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के जब हम कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगेन हम एग्जांपल देते हैं कि 100 mm 50% प्रोबेबिलिटी पे मान लीजिए इस एरिया की रेनफॉल 100 mm है, ये श्योर है कि 50% प्रोबेबिलिटी पे इस एरिया में रेनफॉल 100 mm आएगी, तो इस 100 mm को अगर वहाँ के जो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मान लीजिए जो भी है उसी पीरियड का एक्स वैल्यू, तो उसको जब रेशियो निकालेंगे तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, जो निकलेगा रेशियो उसको मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। अब 6 जो पॉइंट की बात कर रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन की बात कर रहा है, याद रखना सॉइल जो मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मॉइस्चर। अबाउट 60-70% ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू द इवापोरेशन, एंड इवापोट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट सरफेस। अगर प्लांट बॉडी से, लिविंग बॉडी से होता है तो उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और इवापोरेशन मीन्स सॉइल सरफेस और वाटर बॉडी से होगा। और इवापोट्रांसपिरेशन को लॉसेस को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, बाय यूज ऑफ मल्चेज और एंटी ट्रांसपेरेंट और विंड ब्रेक, इनके द्वारा आप जो है इवापोट्रांसपिरेशन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो। यहाँ पर फिर से बात करें, एंटी ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है। एंटी ट्रांसपेरेंट मीन्स, एंटी मीन्स जो कि उसके अगेंस्ट हो, किसके, ट्रांसपायरेशन के, उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपायरेशन के लॉसेस को रिड्यूस करें उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। और ये क्या हो सकता है, एनी मटेरियल आर अप्लाई टू द प्लांट सरफेस टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट, उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। और याद रखिएगा एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस को भी रिड्यूस करता है, हेंस देयर यूज शुड बी लिमिटेड, इसलिए उसकी यूज को लिमिटेड करते हैं, टू सेव द क्रॉप फ्रॉम द डेथ अंडर द सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन, इसलिए इसकी जो है यूज है वो लिमिटेड होती है अंडर द सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। और दे हैव सम प्रैक्टिकल यूजेज इन नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। आप देखोगे जो है स्टोमेटा एंटी ट्रांसपेरेंट 4 टाइप के होते हैं। पहला तो है आपका स्टोमेटा क्लोजिंग, जो कि क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, और जिसकी वजह से क्या होगा कि लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और उसमें एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है PMA जो है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का है, जिसको फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी बोलते हैं। और याद रखिएगा एट्राजिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एट्राजिन क्या है आपका, ये हर्बिसाइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्ट करता है कैसा, आपका एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह। सो द सेकेंड इज है आपका देखोगे ये है फिल्म फॉर्मिंग है। और फिल्म फॉर्म में क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर ये बना देता है, दैट्स वाई ये चेक कर देता है ट्रांसपेरेशन लॉसेस को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर। और जो केमिकल्स हैं लाइक मोबाइल लीफ है, हेक्साडिकोनॉल है, एसिडिकॉन है, ऑयल है, वैक्स है, ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप, जो कि आपका एल्बिडो बढ़ा देता है। एल्बिडो मीन्स रेट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लाइट जो आती है वो काफ़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जिससे कि ट्रांसपेरेशन कम हो जाता है। और दिस केमिकल्स कॉल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूसेस द लीफ टेम्परेचर
और उसका बेस्ट एग्जांपल आपका है कैओलिन है, जो @5% यूज करते हैं, दैट रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन लॉसेस। उसके बाद है आपका ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट में जैसे क्या है, दिस केमिकल रिड्यूस शूट ग्रोथ, इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड दस इनेबल द प्लांट टू रेजिस्ट ड्राउट। इसमें क्या होगा, रूट जो होगा आपका वो ग्रो करेगा और जो शूट पोर्शन होगा वो उसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल इसका है, आप देखोगे साइकोसेल, एंड समटाइम दे आल्सो इंड्यूसेस स्टोमेटा क्लोजिंग। तो ये थे डिफरेंट एंटी ट्रांसपेरेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स। तो विंड ब्रेक क्या है? विंड ब्रेक्स आर सच स्ट्रक्चर विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस विंड स्पीड। अगर ये विंड इधर से आ रही है, कोई भी स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर लगा दिया और इसको ये स्पीड को ब्रेक करती है, तो इसको बोलते हैं विंड ब्रेक। लेकिन शेल्टर बेल्ट थोड़ा डिफरेंट है। वाइल शेल्टर बेल्ट आर रोज ऑफ ट्रीज shrubs planted across wind direction for the protection of crop against weed। तो आप देख सकते हो ये जो है आपको शेल्टर बेल्ट हैं जो कि डिफरेंट लगे हुए हैं, shrubs हैं, ट्रीज के रोज लगाए हुए थे, जिसे जब विंड चलेगी इधर से तो ये उसके स्पीड को रिड्यूस कर देगा। So shelter belt is different because it will be of the rows of tree or shrubs, so that is called shelter belt। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री इज सुटेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्रीज द यूज ऑफ लैंड, कंबाइन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फ्रूट, फॉरेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। तो एक तरह से एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप कंबाइन करोगे क्रॉप्स को भी, फ्रूट्स को भी, फॉरेस्ट प्लांट्स को भी और एनिमल को, तो जिससे कि आपका लैंड जो है मैनेजमेंट काफ़ी सस्टेनेबल होगा और इकोनॉमिकल होगा। एंड इट इज़ नोन एज ए ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम। तो अगर देखें हम तो ये आपको दिखेगा एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आप देख रहे हो ये ट्री है, ये क्रॉप्स ले रखा है और ये ट्रीज हैं। तो एक तरह से सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या क्या हो सकता है। तो एग्री सिल्वीकल्चर हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट क्रॉप इज नोन एज एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री मीन्स क्रॉप एंड सिल्वी मीन्स ट्री। ओके, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स, इसको फॉरेस्ट क्रॉप्स को बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप। उसके बाद बी है जो है सिल्वो पास्चोरल सिस्टम। सिल्वो पास्चोरल सिस्टम मीन्स फॉरेस्ट आर मैनेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वुड एज वेल एज रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। सिल्वीकल्चर जो हो गया वो है वुड प्रोडक्शन से, एंड पास्चर मैनेजमेंट हो गया आपका एनिमल रेयरिंग से। तो सिल्वे पास्चोरल सिस्टम इट मीन्स दैट वुड प्लस आपका पास्चर मैनेजमेंट। उसके बाद है एग्रो सिल्वी पास्चोरल सिस्टम। एग्रो मीन्स क्रॉप, सिल्वो मीन्स वुड, पास्चोरल मीन्स एनिमल रेयरिंग। देख सकते हो एग्रीकल्चर क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप एंड पास्चर मैनेजमेंट। उसके बाद एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर सिस्टम। एग्री मीन्स हो गया आपका एग्रीकल्चर क्रॉप, हॉर्टी मीन्स हॉर्टिकल्चर, पर सिल्वी मीन्स वुड। ठीक है, वुड ट्रीज। उसके बाद एग्री सिल्वी एक्वा कल्चर सिस्टम। एग्री हो गया आपका क्रॉप हो गया, सिल्वी हो गया आपका फॉरेस्ट क्रॉप, और एक्वा कल्चर आपका हो गया फिश प्रोडक्शन से। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ आपका क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है। नाउ 4 यूनिट है वो जो है डील करता है सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के। क्या क्या सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स हैं, तो आप देखोगे एग्रोनॉमिक मेजर्स है। तो एग्रोनॉमिक मेजर में क्या क्या आएगा आपको यहाँ पर देख रहे हो, कंट्रोल कल्टीवेशन है, मल्चिंग है, ये सब एग्रोनॉमिक मेजर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा ये अडॉप्टेड वेयर द स्लोप लेस देन 2% और इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, क्राइटेरिया होनी चाहिए कि जो स्लोप है लेस देन 2% होना चाहिए और इरोजन जो है वो सीवियर नहीं होना चाहिए। इट इंक्लूड कंट्रोल कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये आपके एग्रोनॉमिक मेजर्स में आते हैं सॉइल कंजर्वेशन के। अब जैसे कंट्रोल कल्टीवेशन क्या है आपका, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप। जो अभी मान लीजिए ये जो है हमारी माउंटेन है, ठीक है, अगर सोइंग अक्रॉस द स्लोप हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये क्या है आपका कंटूर ऑफ कल्टीवेशन है। और इट कंजर्व सॉइल,
सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये है कंटूर लाइंस हैं और इस पे ये डिफरेंट क्रॉप्स ट्रीज जो लगे हुए हैं और इस पे ये हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसके बाद है मल्चिंग। मल्चिंग क्या हो सकता है, ये मल्चिंग है। मल्चिंग क्या हो सकता है, एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर। कोई अगर मान लीजिए सॉइल है, इसके ऊपर कोई भी मटेरियल हम रख देते हैं जिसकी वजह से जो इवापोरेशन रेट है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मल्च मटेरियल बोलते हैं। इट इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्टिस टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन। याद रखिएगा, सॉइल का मॉइस्चर जो है ये कंजर्व करता है और इरोजन भी रिड्यूस रहता है। और इसमें यूज क्या कर सकते हैं, जैसे आपका क्रॉप रेजिड्यू है, लीव्स है, मैन्योर है, पॉलीथीन फिल्म है, इसको आप यूज कर सकते हो एज ए मल्च मटेरियल। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, ये बीच में मल्च मटेरियल यूज किया गया है। सो दिस इज द स्ट्रा ऑफ प्रीवियस क्रॉप। उसके बाद जो है सी जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप। मीन्स इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप कौन होते हैं, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं, आर अल्टरनेटेड विथ स्ट्रिप ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप। तो सपोज आपका एक रोज जो हमने ले लिया इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप की, फिर उसके बाद अल्टरनेट होगा वो किसका, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स की। और इरोजन जो रेजिस्टेंट क्रॉप हैं ये क्या होते हैं, क्लोज ग्रोइंग होते हैं। जैसे आपके मोस्ट ऑफ द पल्सेज जो आते हैं, जैसे काउपी है, ये क्या है, इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप है। और आपका जो नैरो इरेक्ट जो लीफ वाले होते हैं, जैसे आपका मेज है, ये किस में आता है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप। उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है आपका, मैकेनिकल मेजर्स है। मैकेनिकल मेजर्स कब अडॉप्ट किए जाते हैं, अडॉप्ट टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड व्हेन द लैंड स्लोप इज मोर देन 2%। अगर 2% स्लोप जो ज़्यादा हो जाती है तो उसको उस टाइम पे मैकेनिकल मेजर्स यूज करते हैं, और लेस देन 2% है तो एग्रोनॉमिक मेजर आप यूज कर सकते हैं। और मैकेनिकल मेजर्स में क्या क्या है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। पहला कंटूर बंडिंग है। उसके बाद सेकेंड क्या है, ग्रेडेड बंडिंग। कंटूर बंडिंग कब अडॉप्ट किया जाता है, जब स्लोप अप टू 6%, मतलब लेस देन 6% होनी चाहिए स्लोप, ठीक है। एंड यूज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया विथ हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमिबिलिटी। ये दो दो और क्राइटेरिया, हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होना चाहिए और परमिबिलिटी होनी चाहिए, और एरिड और सेमी एरिड एरिया में होता है। ग्रेडेड बंडिंग आप देखोगे, इट इज रिकमेंडेड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm पर ईयर। तो उस केस में आप ग्रेडेड बंडिंग हम यूज करते हैं। एंड इन जनरल बंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप फ्रॉम 2 to 10%, 2 to 10%। कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्टली यूज इन इंडिया। अब आपको मैं जरा दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आपका कंटूर जो है बंडिंग की हुई है इस पे, ठीक है, यहाँ पर बंडिंग की हुई है। तो दिस इज द वन ऑफ द मैकेनिकल मेजर टू कंट्रोल द सॉइल लॉसेस। उसके बाद सी जो है आपका सब सॉइलिंग है। एंड सब सॉइलिंग क्यों करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन ऑफ सॉइल बाई सब सॉइलर 30 to 60 सेंटीमीटर जो है डेप्थ पे जाती है वो ब्रेक कर देती है, 90 to 100 सेंटीमीटर इंटरवल पर करते हैं। याद रखिएगा 30 to 60 सेंटीमीटर हार्ड पेन को ब्रेक करेगा अगर हार्ड पेन क्रिएट हो गया है तो, और जो इंटरवल होगा वो 90 to 180 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो डी है वो है ब्रॉड बेड फरो, BBF सिस्टम बोलते हैं। जो ब्रॉड बेड फरो है वो फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल वेयर द सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज ए प्रॉब्लम। और ये सुटेबल है किसके लिए, डीप ब्लैक सॉइल के लिए, और स्पेशली वेयर
The drainage during the monsoon period is a problem. Means in the deep black soil monsoon period drainage is one of the most problematic. So broad brush जो है यूज करते हैं इन डीप ब्लैक सॉइल के लिए। उसके बाद बेंच टेरेसिंग है आपका। तो ये जो है जब स्टीप स्लोप ज़्यादा हो जाती है, अडॉप्टेड इन लोलैंड वेयर द स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33% ऑन स्टीप स्लोपिंग एंड अनडुलेटेड लैंड। तो उस केस में आपका बेंच टेरेसिंग यूज होता है। तो टेरेस में क्या होगा कि ऐसे आपको जैसे मान लीजिए ये स्लोपिंग लैंड है, स्टीप स्लोप है, 16 to 33% पे है ये स्लोप। तो इस एरिया को कट कर देंगे, ये एरिया को कट कर देंगे और इस एरिया को लाके यहाँ पर हम फिल कर देंगे, ये वाला एरिया। तो ये जो हमारा कल्टीवेबल एरिया बन जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, अब ये जो ये टेरेसिंग हो गया, ये टेरेस फॉर्म हो गया। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक इस एरिया को कट करके और यहाँ पर लाके फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये जो स्लोप है, आप इस तरह ये स्लोप है, इस पे आप यहाँ का इस एरिया को कट करोगे और यहाँ पर लाके फिल कर दोगे। तो ये तो टेरेस फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं बेंच टेरेसिंग। उसके बाद जिंक टेरेसिंग है, ये अडॉप्ट करते हैं वहाँ पर जब 3 to 10% स्लोप्स होती है। एंड जिंक टेरेसिंग आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया। याद रखिएगा, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया में और मीडियम टू डीप सॉइल में इसको यूज करते हैं। उसके बाद वेजिटेटिव बैरियर भी एक तरह से मैकेनिकल मेजर का एग्जांपल है। एंड दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन यूजुअली फ्यू रो ऑफ ग्रासेस एस्ट्रॉप ग्रोन अलोंग द कंटूर फॉर इरोजन कंट्रोल। तो आप याद रखना कि ये जो क्लोजली स्पेस प्लांटेशन होते हैं तो उसमें क्या है कि आप फ्यू जो रोज है आप ग्रासेस की यूज और स्ट्रब्स कर सकते हो। सपोज ये यहाँ पर एक आपने प्लांटेशन क्रॉप लगाए हैं तो एक रो को छोड़ के वहाँ पर आप स्ट्रब्स और ग्रासेस ले सकते हो, फिर आप ले सकते हो अपना प्लांटेशन क्रॉप। तो ये क्या करेंगे, इट विल एक्ट एज ए टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन। उसके बाद द खस है जो वेटिवेरा जिलेनिका मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग फॉर दिस पर्पज। जो ग्रास है मैक्सिमम जो खस जो है उसको मोमेनली यूज किया जाता है फॉर द वेजिटेटिव बैरियर के लिए। तो वर्टिकल मल्चिंग क्या है, डिगिंग नैरो ट्रेंच अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रा और क्रॉप रेजिड्यू इन दिस ट्रेंच एंड इट इज मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉफी गार्डन। तो आपको बता दें, एक ट्रेंच आप बना देंगे अक्रॉस द स्लोप और उसमें क्या है स्ट्रा को फिल कर देंगे, तो जिससे कि एंड इट विल बी डन अक्रॉस द slope. Okay, so what will happen when the water will come, it will go inside this trench and it will reduce the speed of water and water will infiltrate in the soil। तो आपका soil erosion नहीं होगा क्योंकि water की speed slow हो जाती है, ठीक है। So these were all about this video, so I hope that each topics I tried my best to explain and you understand। और कोई क्वेरीज है तो यू मे आस्क हियर इन द कमेंट बॉक्स एंड इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना।